के मैं गाता चलूं, इस नाम सत्य है, इसका नाम सत्य है, इस नाम सत्य है, इसका नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख नहीं ये मेरा संस्कार था, डोरियों में गया अधिकार था, तो मुझे उतारने जा रहे सत्य है, इस नाम सत्य है, इसका नाम सत्य है, इस नाम सत्य है। लोगों की आंखों को नम कर देने वाली हम देख रहे हैं सामने प्रीति जैन, योगेंद्र जैन और मेघा जैन नोएडा। इन लोगों ने बहुत परिश्रम के साथ इतनी बड़ी जीवन झांकी में से छोटे से 3 चुने हैं और ये बहुत विशाल हो सकती है डॉक्यूमेंट्री, लेकिन उन्होंने अथक प्रयास से हम सबकी आंखें नम कर दी और वो सारे पल जीवंत कर दिए जो किसी न किसी दिन उनके साथ गुजारे हैं। किसने कहा है कि हमारी तुम्हारी जुदाई होगी, ये अफवाह तो किसी नादान ने उड़ाई होगी। वाकई अफवाह है। कौन कहता है कि हम जुदा हो गए? शरीर चले जाने से हम जुदा नहीं हो जाते। पल पल कण कण और रोम रोम में मुनिश्री समाये हैं, उनकी शिक्षाएं, उनकी सीख हम सब में समाई है। याद उसकी मीर इतनी ठीक नहीं, फिर वो दिल से निकाला ना जाएगा। मीर जैसा शायर कह गया, जितना हम याद करते हैं वो हमारे दिलों को और गहराइयों तक छूता है। पूज्य मुनिश्री का सानिध्य न केवल छोटी छोटी प्रतिभाओं को मिला, बहुत मनीषी, बहुत बड़े बड़े विद्वान उनके साथ घंटों बैठा करते थे, तत्व चर्चा करते थे और मुनिश्री बड़े कल्पनाशील और कवि हृदय थे। उनके पास कवियों का एक बड़ा समूह था, चिंतन करते, चर्चा करते और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते। कई अनछुए पहलुओं पर वे चर्चा करते। उनमें से एक हमारे बीच आज विराजमान है, जिन्हें परिचय का कोई दीपक दिखाना सूरज को चैलेंज करना जैसा है, सूरज को दीप दिखाना जैसा है। फिर भी चंद लाइनें प्रोफेसर सरोज कुमार जी जो शिक्षा के क्षेत्र में है, ये हमें सुकून है। हम बहुत कम समय लेके उन्हें आवाज देते हैं। आए प्रोफेसर सरोज कुमार जी, वे उनके साथ घंटों बैठे, घंटों चर्चाएं होती थी और हमारे इस संचालक मंडली के वे एक मार्गदर्शक संचालक रहे हैं। मैं बहुत विनयपूर्वक आवाज दे रहा हूँ प्रोफेसर सरोज कुमार जी को। समय की वे महत्ता समझते हैं। बहुत कम समय में गागर में सागर भरते हुए भी अपनी बात कहेंगे। बहुत सारे वक्ता उनके बाद बोलने आएंगे। मैं इतना अच्छा हुआ सागर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय यहाँ पधार गए। ये तो यहाँ जितने भी स्नातक बैठे हैं, तिवारी जी, ये सब क्षमा सागर विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। यह ऐसा विश्वविद्यालय है जो तपस्या, साधना, मनुष्यता, मैत्री और त्याग और इससे बड़ा पारस्परिकता को विकसित करने वाला, जीवन को सब्लिमेशन की दिशा में ले जाने वाला, उन्नयन की दिशा में ले जाने वाला एक अनोखा विश्वविद्यालय। सोचता हूं मृत्यु मानो परी
ये महाराज जी की छोटी छोटी कविताएं हैं। सोचता हूँ मृत्यु मानो परी कथा की परी है, जो 7 समंदर पार प्रतापी राजकुमार का इंतजार करती बैठी है। सो मुझे प्रतापी राजकुमार की तरह वहां पहुंचकर उसे पा लेना है, और तभी तक मुझे जीना है उसी 7 समंदर पार के परी के लिए महाराज ने महाप्रस्थान कर दिया। आज मुझे तुमसे यही कहना है कि अब मैं मौत से नहीं डरता। आज मुझे तुमसे यही कहना है कि अब मैं मौत से नहीं डरता, शायद इसलिए कि मौत मेरा जो भी छीन सकती थी वह मैं बहुत पहले उसे दे चुका था। अब क्या लेने आएगी? महाराज का महाविनिष्क्रमण भी सागर में हुआ और महाराज का महाप्रस्थान भी सागर में हुआ। ये हमेशा थोड़े अलग ढंग से लोग इसको याद करेंगे कि जिस परिवार को छोड़कर महाराज ने मुनि दीक्षा धारण की थी, अंततः उसी परिवार ने उनकी अंत में सेवा की। ये थोड़ा दुख भी है इसमें, परिवार की दृष्टि से गर्व भी है इसमें, लेकिन इसमें समाज की जो भूमिका होना चाहिए उसको लेकर मेरे मन में थोड़ी निराशा है। जिसको छोड़ आए थे उसी तक पुनः परिस्थितियोंवश लौटना पड़ा। उन्हें नहीं लौटना पड़ा तो, लेकिन जो जिनको छोड़ आए तो उनको वहां तक पहुंचना पड़ा। इन स्थितियों पर भी कभी हमको विचार करना चाहिए। और ये तो मुनि ऐसा था कि जिसने 50 साल के बाद वाले भक्तों के लिए अपना प्रवचन मुख्य रूप से नहीं दिया, उसने प्रवचन दिया युवाओं को, क्योंकि युवा की पीठ पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। रात का भोजन छोड़ दो, जनेऊ ले लो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो, यूनिवर्सिटी छोड़ दो, ये तो लौकिक शिक्षा है, इसको छोड़ दो। आज का युवक ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो ले रहा है वो लौकिक शिक्षा है और इसलिए उसको छोड़ दो। वो कैरियर ओरिएंटेड है। महाराज इसको जानते थे क्योंकि वो भी कैरियर की राह पर काफी दूर तक चल चुके थे, लेकिन उनको मालूम था कि इनसे कैरियर छुड़ाना, इनसे इनके व्यक्तित्व को छुड़ाना है। उनका नो कैरियर, यस कैरियर, लेकिन अकेला कैरियर नहीं, कैरियर प्लस कैरेक्टर, कैरियर प्लस कैरेक्टर। ये कैरेक्टर जीवन में आपके व्यक्तित्व को बड़ा बनाएगा और कैरियर और कैरेक्टर मिलकर आपको एक संपूर्ण मनुष्य बनाएंगे। रात का भोजन छोड़ने के लिए तुम कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ दो या अपनी कोचिंग छोड़ दो या अपनी दिल्ली की क्लास छोड़ दो, नो। महाराज मैं तो 8:30 बजे तो मेरा कोचिंग क्लास खत्म होती है, 8:30 तक मैं हॉस्टल पहुंचता हूँ, तो मैं तो रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकता। बोले मत छोड़ो, ऐसा करो तुम 9 या 9:30 बजे के बाद की छोड़ने की सोचो कि मैं 9, 9:30 बजे के बाद भोजन नहीं करूंगा। उसको लगा कितना अच्छा। अब महाराज से पूछा कि महाराज ऐसा क्यों? तो महाराज ने कहा कि ये बच्चा 6 बजे 7 बजे भोजन नहीं कर सकता, लेकिन
आगे चलकर ये किसी तरह इस अनुशासन को पालने के प्रति प्रवृत्त हो, इसके लिए त्याग की एक कहीं ना कहीं स्थापना इसके जीवन में करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज ये सोचेगा कि मैं 9:30 बजे नहीं खाता हूँ, कल सोचेगा अब तो सुविधा हो गई अब 8:30 बजे, फिर सोचेगा कि 7:30 बजे, और फिर जैसा सूर्यास्त के पहले। ये महाराज का सोच रहता था, बहुत प्रैक्टिकल। कई लोगों ने कहा कि क्या ये जैन अवार्ड किसको दिया जा रहा है, ये गोल्ड मेडलिस्ट लोगों को दिया जा रहा है, और ये तो फर्स्ट क्लासर्स को दिया जा रहा है, और ये तो परीक्षा वालों को दिया जा रहा है, ये तो लौकिक परीक्षा है। नो, इस लोक में आप आए हैं तो लौकिकता की कसौटियों पर भी तो आपको अपने आप को निष्ठात बनाना है। तो महाराज ने नई पीढ़ी के पीठ पर हाथ रखा, जिस पर हाथ रखने में सब लोग संकोच करते हैं और उनको आवारा समझते हैं, उनको धर्म विरोधी समझते हैं, उनको समाज विरोधी समझते हैं, उनको पाश्चात्य सभ्यता में रंगा समझते हैं, और एक प्रकार से उनको नकारते हैं। इतनी बड़ी शक्ति को महाराज ने बांधा, और मैं आज देख रहा हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें कितने सारे युवक, और इससे 10 गुना युवकों की संख्या वो है जो इस हड़बड़ी में आ नहीं पाई है, जो मैत्री समूह से जुड़ी हुई है। उच्च स्तरों में उनके जो टिप्पणियां आती हैं, लेख आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं, जो सहयोग आता है, पूरे देश में महाराज को नई पीढ़ी ने नमन किया, और अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उन्होंने महाराज के संदेश को फैलाया। एक बात मैं समाज के सामने सोच कर आया था कि मैं कहूँगा, वो बात ये थी कि आज से शताब्दियों पहले वो भस्मक रोग हो गया। जब उनको भस्मक रोग हुआ तो फिर से गृहस्थ बने, और जब भस्मक रोग ठीक हो गया तो फिर से अपने पद पर आ गए। इन दिनों आप लोग बहुत कट्टर हो गए हैं, और एक युवा मुनि अगर असाध्य रोग के हों, 75 साल के हों, तब तो ये ठीक है, लेकिन एक युवा मुनि की दृष्टि से जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, एक युवा मुनि अगर मर जाएगा तो ये कोई कल्याण नहीं हुआ, न संसार का न स्वयं का। उसके लिए एक छोटा सा रिवर्स गियर होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि वो पुनः अपनी बीमारी से मुक्ति के प्रयत्नों के लिए ग्रस्त बन जाए, और फिर हो जाए, फिर और 4 गुनी शक्ति से पुनः अपनी तपस्या में चला जाए। ये इसका प्रावधान जैन आमनाय में है, और मूलाचार में इसको छेदोपस्थापना पंडित लोग होंगे जानते होंगे, छेदोपस्थापना है जिसके आधार पर आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये तो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम उसको आने दें तब ना, हम तो बाधक हैं, हमारी स्थापनाएं ज्यादा बाधक है उस छेदोपस्थापना से। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद ये दुर्भाग्य जो हमारे सामने घटित हुआ, जिसकी क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती, वो शायद नहीं हो पाता। लेकिन महाराज चले गए, अधूरा जीवन जीकर चले गए। मैं उनसे जुड़ा था। तिवारी जी, मैं कोई बहुत ये ऐसा कर्मकांडी या बहुत नहीं, लेकिन मैं कविता से जुड़ा, अद्भुत कवि। क्षमा सागर वॉज अद्भुत कवि, अद्भुत कवि। मैं कविता के कारण जुड़ा, लेकिन उनकी मुनिचर्या उनके लिए प्रमुख थी। कविता और कवि होना उनके लिए अप्राथमिक था, द्वितीय पंक्ति का था। तो पीछे बैठी हुई उनकी जो कविता है जिसमें वो समाये होते थे, मैं उससे जुड़ा था। अलीगढ़ के रहने वाले 90 साल के हो गए हैं तो नीरज जी, गोपाल दास नीरज, मैं नीरज जी को लेकर एक बार महाराज जी के कक्ष में गया। बहुत स्नेह रखते हैं मुझ पर, मुझको लेकर ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, कैनबरा, खूब कविताएं सुनाई। मैंने कहा नीरज जी हमारा बहुत अद्भुत एक साधु है, वो बहुत ही अनूठा कवि है, आप उनसे मिलने चलिए। मैं उनको लेकर गया था। अब वहाँ नीरज का जो अंदाज है वो भी फकीराना है, महाराज तो फकीर थे, दोनों ने कविताएं सुनाई।
अगर कोई देख नहीं रहा होता, आवाज़ से परिचित नहीं होता, तो ये नहीं कह सकता था कि इसमें नीरज कौन है और महाराज कौन है या सांसारी कौन है और त्यागी कौन है। बहुत प्रभावित हुए। नीचे आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा नीरज जी ने और कहा, सरोज कुमार, ये युवक कहाँ फंस गया? ये युवक कहाँ फंस गया? ये कहाँ चला गया? कितना इसमें संभावना है। अब मैं उनको क्या कहता, मेरे तो महाराज को ही पता है कि महाराज वो नीरज जी कह रहे थे कि ये युवक कहाँ फंस गया। अब बोले कि मैं क्या कहूँ, उनको कह देना कि ये युवक पहले फंसा हुआ था, पहले फंसा हुआ था, अब वो निकल आया है। अद्भुत। हमारे इंदौर में जब चौमासा हुआ तब कहा गया कि ये वो कैसे करेंगे ये वहाँ चौमासा, ये यहाँ चौमासा, ये बुंदेलखंड के लोग जो आते हैं मुनिगण, ये बहुत चर्या में बहुत अनोखे होते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक नगरी है इंदौर। ये यहाँ तो तुम जानते हो कि जरा शोबाजी भी है, और यहाँ तो एक मुनि के आहार के बाद 200 लोग खाना खाते हैं, और यहाँ पर तो 4-5 हज़ार रुपये का तो रोजाना आहार में व्यय होता है। कहाँ होगा, संभव नहीं है। लेकिन महाराज का ऐसा चौमासा हुआ कि आज भी समो शरण में जाते ही 18 साल पहले, 17 साल पहले का वही महाराज का रूप दिखाई देता है। निशा, तुमने इसमें हमारा वो छाप दिया है, मैं वो सुनाना चाहता हूँ, युवक वाला। हाँ, शाम को महाराज बैठते थे, शाम को महाराज बैठते थे और लोगों का आना जाना, युवक, बच्चे, तरह तरह के स्टूडेंट्स, अपनी अपनी समस्याएं, नगर के लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, और अपनी अपनी बातें, और महाराज जी ठहाकों के साथ उनके उत्तर दे रहे हैं, उनके साथ सम्मिलित हो रहे हैं, नई कविताएं सुना रहे हैं, लोग अपनी सुना रहे हैं। मैं तो खूब सुनाता रहता था, क्योंकि वो एक प्रेरणा थे। मेरा तो एक पूरा संग्रह मैंने निकाला नमोस्तु नाम का, जिसमें महाराज जी के सानिध्य में जो जैनानुशासन की कविताएं हैं, मैंने कभी जैनानुशासन की कविताएं उसके पहले अधिक नहीं लिखी थी, अपनी सामान्य कविताएं जैसे कवि लोग लिखते हैं हमने लिखी थी, लेकिन था। अब महाराज बैठे हुए, कमरा खचाखच भरा हुआ, एक युवक आता है, एक युवक आता है गनगनाते हुए, बड़ा अच्छा वेल ड्रेस्ड है, जूते उतारता है, धन धन धन, लोग